और मुमताज भाई, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात आपको और लगेगी कि आईडीएफ के सारे हेडक्वार्टर खाली हो चुके हैं। वो लोग सब ने स्कूलों में पनाह ली है। लेकिन एक जो जबरदस्त चीजें आई हैं वो ये आई हैं कि अरब देश चाहते हैं कि अमेरिकी उनके देश से निकल जाएं। ये जो हालात अमेरिका ने पैदा किए हैं उसमें खुद ही उलझ गया और सही जवाब नहीं दे पा रहा है। अमेरिका में 80% लोग इस जंग के खिलाफ हैं। 80% लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं। अमेरिका इस जंग को अमेरिका की जंग नहीं कह रहा है, अमेरिका इसको इजराइल की जंग कह रहा है। कि अर्दोगान भी नए लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को लेकर के कि इस सीज फायर का सेहरा हम अपने सर बांध लें। जी, सही है बात आपकी कि और जो है बेसिकली क्या है कि ईरान का फोकस यही था कि सबसे पहले जो इनका पूरे का पूरा रडार सिस्टम है जहाँ से चेक करते थे कि ईरान ने कितने मिसाइल दागे, किस वक्त दागे और वो कब तक इसराइल पहुंच रहे हैं। तो न सिर्फ ट्रेस किया जाता था बल्कि वो रास्ते में इंटरसेप्ट भी किया जाता था। यूएई में, कतर में, ओमान में, बहरीन वगैरह में, जॉर्डन वगैरह में। तो सबसे पहले ईरान ने बहुत ही टेक्टिकली जो है सबसे बड़ा जो किया है काम वो ये कि पहले इनके रडार सिस्टम वगैरह को उसने जो है डिसमेंटल किया है कि सबसे पहले इनको जो है किया जाए और उसके बाद फिर जो है उसने अपने जो है अटैक्स वगैरह को इसराइल के ऊपर इंटेंसिफाई किया है। लेकिन यहाँ पे यादवेंद्र दत्त मिश्रा ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ट्रंप 48 से 72 घंटे में युद्ध से भाग सकता है, ये खबर आ रही, बड़ी खबर। यहाँ पे देखिए, ये यादवेंद्र दत्त मिश्रा ने कहा कि ट्रंप 48 से 72 घंटे में युद्ध से भाग सकता है क्योंकि ईरान की नेवी ने समुद्र में यूएस नेवी को तगड़ा झटका दिया है। ये देखिए, ये अपने आप में बड़ी खबर है। उसके 3 तेल टैंकर पर हमला करके बता दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसी को नहीं, वहां पे किसी की नहीं चलेगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो यहाँ पे ये आप देखिए, बहुत अहम खबर। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए। राशिद साहब, क्या अपडेट है इस वक्त की? राशिद साहब जी, आज वहां के वक्त अमेरिका के 9 बजे के टाइम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने कहा था कि अब ईरान में लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। हम जो अचीव करना चाहते थे अचीव कर लिया हमने। हमारा मुख्य बिंदु था उनका मिसाइल केंद्र और ड्रोन फैक्ट्री, मिसाइल फैक्ट्री, वो हमने लगभग समाप्त कर दिया है। जो थोड़ा बहुत बची वो भी खत्म कर देंगे। अब वहां पर लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो एक ब्रिटिश प्रेस रिपोर्टर ने क्वेश्चन कर दिया कि आपका मेन इशू तो वहां पर रिजीम चेंज का था और न्यूक्लियर का था और जो बातें हो रही थी ऑन टेबल वो न्यूक्लियर की बात हो रही थी। तो अचानक ये न्यूक्लियर का मुद्दा कैसे आपने खत्म कर दिया? तो उनका जवाब था कि वो भी हम देखेंगे, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें एक जगह नहीं रखी हैं, कई जगहों पर है वो। और वहां पर फुट ऑन ग्राउंड करना जो है बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम उसको देखेंगे। तो सब मिला के एक बात ये हो रही है कि इनको कोई भी एक सॉलिड बहाना नहीं है कि हम किसी तरीके से उस जंग से इज्जत से निकल आए। इज्जत से निकलने के लिए इस जंग में इनके पास कुछ नहीं है। और उसके अली रानी जानी का उसके बाद आया स्टेटमेंट। उन्होंने कह दिया कि जंग शुरू करना आपके हाथ में था, बंद करना नहीं। बंद तो हम ही करेंगे। तो इस तरीके की जो वाक युद्ध चल रहे हैं तो उसमें अभी तक बढ़त बना के रखा है ईरान ने। ईरान ने एक मर्तबा भी नहीं कहा कि हम ठीक है, हम इस शर्त पे जंग से बाहर जाना चाहते हैं। और शर्त अभी ईरान ने अपनी रखी ही नहीं है। तो मुमताज भाई, आज सुबह सबसे मज़के वाला एक मैटर आया
कि वहां के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं, ऊर्जा सचिव अमेरिका के, उन्होंने एक ट्वीट किया कि हम अपनी जहाज शिप हुर्मुज से लेके हमारी नेवी चली आई है, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो यहां से IRGC से उसका रीट्वीट हुआ कि हाँ, हो सकता है आप वीडियो गेम में लेके गए हों, असली में तो नहीं गया। तो अब ये उनका ट्वीट डिलीट हो गया उसके बाद। अच्छा, उस ट्वीट को आगे बढ़ाया डोनाल्ड ट्रंप ने भी, उसको भी रिट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन जब ये ट्वीट फैला कि आप वीडियो गेम में ही आप ले गए हैं, तब इनका ट्वीट डिलीट हो गया। तो ये सब एक स्ट्रेटेजी है। मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब उस प्राइस को कैसे नीचे लाया जाए, तो जब ये ट्वीट आया तो लोगों को थोड़ा सा उम्मीद दिखी, तो तकरीबन $5 गिरा क्रूड ऑयल। लेकिन जैसे ही ये फेक पता चला, वैसे ही $60 बढ़ गया। तो ये स्ट्रेटेजी अमेरिका वाले यूज कर रहे हैं। इनको यही पता नहीं है कि हमने सुबह क्या कहा है, इनको ये पता नहीं है कि हम शाम को क्या बोलेंगे, इनको ये पता नहीं है कि दूसरा डिपार्टमेंट का जो आदमी आएगा वो मीडिया के सामने क्या बोलेगा। सब अपनी अपनी ढबली, अपना अपना राग लेके चल रहे हैं। लेकिन एक जो जबरदस्त चीजें आई हैं, वो ये आई हैं कि अरब देश चाहते हैं कि अमेरिकी उनके देश से निकल जाएं, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि मैंने तो अपने हिफाजत के लिए आपको रखा था, अब आप इजराइल की हिफाजत में लग गए, हमको आपने छोड़ दिया, तो फिर आपका यहाँ काम क्या है? अब आपकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, तो बेहतर है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसकी एक वजह सबसे बड़ी यही है कि ईरान ने अमेरिका का चेहरा अरब देशों के सामने खोल दिया है कि तुम ये देखो, तुम जिस तरीके से बातें कर रहे हो कि वो तुम्हारे सपोर्ट में है, वो तुम्हारे बिजनेस को डेवलप करेंगे, वो तुमको सेफ कॉर्नर देंगे, वो तुम्हारी सिक्योरिटी रखेंगे। अब जो तस्वीर है तुम्हारे सामने है कि अगर इजराइल तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की हरकत करेगा, जैसे कि उसने कतर में किया था, तो अमेरिका कभी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, इजराइल के साथ ही खड़ा होगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में है। अच्छा, बहुत दिन से हम आपसे जंग से शुरू में आपसे बोलना ही चाह रहे थे हम कि कोई भी अरब देश जंग नहीं चाहता है। वो इसीलिए बार बार बात करना चाह रहा था अमेरिका से कि जंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है, जंग जो है वो नुकसानदेह है। यही वजह थी कि उनका बिजनेस चौपट हो जाएगा, यही डर था उनको, उनका बिजनेस चौपट हो जाएगा, उनके लिए हुर्मुज का रास्ता तंग हो जाएगा। अब आप देखिए, स्टेट ऑफ हुर्मुज पे डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दिन पहले कहा था, 7 दिन हो गए हैं कि हम जहाज निकलवाएंगे, इंश्योरेंस हम देंगे। आज भी 3 शिप को मारा है, जिसमें एक आपकी थाईलैंड की थी। थाईलैंड की गवर्नमेंट ने उसको कंफर्म भी किया है कि उसके 3 लोग अभी भी लापता हैं, उनके बारे में कोई पता नहीं है। तो मुमताज भाई, ये जो हालात अमेरिका ने पैदा किए हैं, उसमें खुद ही उलझ गया और सही जवाब नहीं दे पा रहा है। अमेरिका में 80% लोग इस जंग के खिलाफ हैं, 80% लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं। अमेरिका इस जंग को अमेरिका की जंग नहीं कह रहा है, अमेरिका इसको इजराइल की जंग कह रहा है। और इजराइल में भी इस जंग की मुखालफत यहूदी करने लगे हैं, क्योंकि ये वही यहूदी हैं जो लेबनान के हमले में खुश होते थे, इजराइल गाजा के हमले में खुश होते थे। लेकिन आज ये हालत हो गई है कि यही यहूदी ईरान की जंग के खिलाफ अब खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो सेफ नहीं है, वो तबाह हो रहे हैं।
तो अमेरिका के लोगों को ये बोलने का मौका मिल गया, वहां की मीडिया को भी ये बोलने का मौका मिल गया कि जिस इजराइल की जंग में इजराइल के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें अमेरिका को जाने की क्या जरूरत थी। और जो इतना हजारों करोड़ का लॉस हुआ है अमेरिका का, इसकी भरपाई कौन करेगा और कैसे हो पाएगी। और जो हमारे इतने पैसे लगे थे गल्फ में, मिडिल ईस्ट में, वो पैसे हमारा उसका क्या होगा, हमारे उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, वो हमारे सारे जो प्लांट हैं उनका क्या होगा, उसके रखरखाव कौन देखेगा, अटैक करेगा उसके ऊपर, और हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। तो मुमताज भाई, हालात बहुत अच्छे नहीं है अमेरिका के, को पीछे आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी 4 दिन 5 दिन पहले भी हमने आपसे ये कहा था कि अमेरिका के पास 2 ऑप्शन रहेगा सीज फायर के लिए। एक तो रहेगा रशिया और दूसरा रहेगा टर्की। रशिया के थ्रू वो इसलिए सीज फायर में जाने की कोशिश नहीं करेगा, फिर रशिया जो है इसको इसके ऊपर अपर हैंड हो जाएगा। वो मना करेगा कि तुम यूक्रेन की मदद मत करो, हमें तुम्हारी बात मानी, तुम मेरी बात मानो। तो रशिया का एहसान तो डोनाल्ड ट्रम्प नहीं लेगा, टर्की उसके कंट्रोल में है, तो टर्की के थ्रू जाने की कोशिश करेगा। जैसे आपने एर्दोगान का बयान दिखाया है, तो इस बयान को एर्दोगान के आप इसी से जोड़ करके देखिए कि एर्दोगान भी नए लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को लेकर के कि इस सीज फायर का सेहरा हम अपने सर मान लें कि हमने पूरी दुनिया को बचा लिया, हम बहुत बड़े विश्व गुरु बन गए हैं, मिडिल ईस्ट को हमने जलने से बचाया है। और जब दोबारा कोई खुराफात होगी तो आप ये देखिएगा, ये एर्दोगान उसी तरह खामोश हो जाएंगे जैसे गाजा वाले मैटर के सीज फायर पे इजिप्ट और टर्की खामोश बैठे थे। तो ऐसे लोगों की मध्यस्थता तो चाहेगा नहीं, क्योंकि ये एक कूटनीति है। इसमें भी ईरान चाहेगा कि चाइना और रशिया रहे, क्योंकि कल को कोई खुराफात हो तो हमले में ये लोग मेरे साथ खुल करके आए। टर्की तो खुल के नहीं आएगा, क्योंकि उसके अपने पर्सनल फायदे जुड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, तो टर्की तो खुल के नहीं आएगा। लेकिन अगर रशिया और चाइना ईरान के साथ बैठते हैं और तब सीज फायर होता है, तब इस सीज फायर को ईरान एक्सेप्ट करेगा। और ये होगा वॉयलेशन में, अगर दोबारा वॉयलेशन हुआ, दोबारा ईरान पे हमला हुआ, तो हम लोग मिल करके ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। तब ये मत बोलना कि हम लोगों ने गलत किया है, ये सब चीज प्रॉपर रिटर्न में होगी और उस पर सबके सिग्नेचर होंगे, क्योंकि इस बार सिग्नेचर करने वाले वो लोग हैं जो किसी से दबेंगे नहीं, जो कम से कम अमेरिका से तो नहीं दबेंगे। तो अभी तो वक्त बाकी है सीज फायर का, क्योंकि जिस तरीके से हमले पे हमले अमेरिका और इजराइल के थ्रू ईरान पे हो रहे हैं, बैंकों पे हमले कर दिए, बैंक पे भी हमले किए उन्होंने, तो जिसके ऊपर ईरान ने पलटवार करके ये कह दिया कि तुमने बैंक में हमले शुरू किया, हम भी तुम्हारे बैंक पे हमले करेंगे, क्योंकि तुम जो करोगे वही हम करेंगे, मेरे लिए कोई यूनाइटेड चार्टर नहीं है। और मुमताज भाई, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात आपको और लगेगी कि आईडीएफ के सारे हेडक्वार्टर खाली हो चुके हैं, वो लोग सब ने स्कूलों में पनाह ली है, सारी प्लानिंग सारा कुछ स्कूल में हो रहा है। स्कूलों की वहां पर तेल अवीव हो, हाइफा हो, हर शहरों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, और स्कूलों को ये लोग अपना कैंटोनमेंट बना करके आईडीएफ वाले यूज कर रहे हैं। अगर उस पे ईरान हमला करता है आईडीएफ के ऊपर, तो ये चिल्लाएंगे कि देखिए स्कूल पे हमला किया, स्कूल पे हमला किया। कल यही लोग थे जो हमास वालों को मारने के बहाने स्कूलों को नेस्तनाबूद, अस्पतालों को नेस्तनाबूद कर रहे थे कि हमास वाले यहाँ पर पनाह लिए हैं। अब वो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, और अभी कम से कम 3-4 दिन तो आप भूल जाइए कि कोई सीज फायर होने वाला है। इतना लिबर्टी तो दे ही दिया है बिल्कुल सही कह ईरान रहे ने। हैं कि बिल्कुल राशिद साहब, 3-4 दिन क्या, मुझे लग रहा है कि क्योंकि ईरान का जो बयान आया, ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको एक गैदरिंग दिखाई थी कि जिसमें लोग सड़कों पे उतरे हुए, कहीं से कहीं तक लग ही नहीं रहा है, बाजार खुले हुए हैं, हर चीज ओपन है, लोग सड़कों पे, और 11वां दिन है, आज 12वां दिन। आप देखिए कि ईरान के लोग
सड़कों पे हैं और उनके अंदर बड़ा जोश है अपने जो उनके नए सुप्रीम लीडर हैं उनको लेकर के। बड़ा वहां पे आवाम में एक जो जज्बा, इसके अलावा जो बयान आया है अभी नूर साहब ने दिया कि ईरान ने कहा है कि अब छोटे मोटे मिसाइलों से हमला नहीं करेंगे, अब ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे जो पहले नहीं किया और वॉरहेड के साथ ये हमला। और जैसा कि हमने बताया था, फिर आज नॉर्थ कोरिया में आप देखें कि किम जोंग उन ने जिस तरह से सपोर्ट किया है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हमने बताया कि ईरान जो है वो स्टेट ऑफ होर्मुज में कई तरह की चीजें। जी अच्छा राशिद साहब कुछ कह जी। एक और बात तो है, बहुत बड़ी बात है ये, कि IRGC ने पलटवार किया है अमेरिका के ऊपर कि तुम ये मत नापो कि तुमने कितने बारूद ईरान के ऊपर फेंके हैं। इतना यकीन दिलाता हूं कि जितने बारूद तुमने उंडेले हैं ईरान के ऊपर, इससे दोगुना तुमको हम तोहफे के साथ वापस देंगे। जी मुमताज भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पे खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी जंग बंद, अमेरिका ने अपना मकसद पूरा कर लिया कहकर पीछे छुड़ा रहा है। लेकिन जैसा कि राशिद रिजवी साहब ने ये बात कह दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा नूर साहब लिखा है तेल अवीव में के सबसे बड़े अंडरग्राउंड शेल्टर में मिसाइल घुसी, चारों तरफ आग ही आग। ये देखिए, ये बड़ी खबर यहाँ पे किस तरह से अब अंदर ऐसी मिसाइलें अब दागी जा रही है ईरान की तरफ से कि जो वॉरहेड के साथ है और वो तमाम बंकर ध्वस्त कर रहे हैं, कोई बंकर नहीं। मेट्रो में अब इजरायली जाकर के पनाह लेने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसके अलावा 6 दिन पहले इजराइल में नेतन्याहू को एक हॉस्पिटल में पब्लिक के बीच देखा गया था, उसके बाद से लापता पता नहीं चल रहा है। जबकि मोसाद के चीफ के मारे जाने के कई यहाँ पे एक और जयदीप सिंह उंदेला साहब लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स, अमेरिका विश्व ऊर्जा बाजारों में अराजकता का कारक बन गया है, वजह बन गया है। तो यहाँ पे ये इसके अलावा स्टेट ऑफ होर्मुज झांकी है, बाबल मंदब बाकी है, ये नारा भी चल रहा है। बहरहाल मेरे साथ जुड़े अब्दुल वाहिद साहब किस तरह की अपडेट्स हैं, क्योंकि ईरान तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब उसने जंग शुरू की है। अभी तक तो वो खाली थका रहा था और देख रहा था कि दुश्मन के पास कितनी पावर है, अब वो अपनी ताकत दिखा रहा है। या शुरू किए अब्दुल वाहिद साहब। जी सही है बात आपकी कि और जो है बेसिकली क्या है कि ईरान का फोकस यही था कि सबसे पहले जो इनका पूरे का पूरा रडार सिस्टम है जहां से चेक करते थे कि ईरान ने कितने मिसाइल दागे, किस वक्त दागे और वो कब तक इसराइल पहुंच रहे हैं। तो न सिर्फ ट्रेस किया जाता था बल्कि वो रास्ते में इंटरसेप्ट भी किया जाता था, यूएई में, कतर में, ओमान में, बहरीन वगैरह में, जॉर्डन वगैरह में। तो सबसे पहले ईरान ने बहुत ही टेक्टिकली जो है सबसे बड़ा जो किया है काम वो ये कि पहले इनके रडार सिस्टम वगैरह को उसने जो है डिसमेंटल किया है कि सबसे पहले इनको जो है किया जाए और उसके बाद फिर जो है उसने अपने जो है अटैक्स वगैरह को इसराइल के ऊपर इंटेंसिफाई किया है। दूसरा ये है कि अभी तक जो है बहुत ज़्यादा मिसाइल ईरान ने फायर नहीं किए हैं। अभी तक मैक्सिमम जो है ईरान ने काम अपने जो है ड्रोन वगैरह से ही चलाया है। और यूएस वगैरह जो है मतलब एक तरह से जंग ऐसी है कि मान लीजिए कि अगर 100 रुपए का है ड्रोन तो उसको मारने के लिए 10,000 रुपए जो है यूएस वगैरह को खर्च करने पड़ रहे हैं। तो सूरत हाल ये थी। तो इकोनॉमिकली जो है बहुत ही कैलकुलेटेड मूव रहा ईरान का। दूसरा यह है कि अभी ईरान की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है कि भाई चूंकि ईरान के कुछ बैंक वगैरह को निशाना बनाया इन्होंने, अमेरिका और इसराइल ने, तो उसने आज एक वार्निंग जारी की है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन वगैरह और इवन इसराइल, लोग अमेरिका और इसराइल के बैंकों से 1.5-2 किलोमीटर दूर रहें क्योंकि उसको हम जो है टारगेट करने वाले हैं। तो शायद ये आपका प्रोग्राम चल रहा है इसी बीच कहीं ईरान ने मिसाइल अटैक न कर दिए हों, तो इसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द जो है अमेरिका और इसराइल के बैंक जो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर हैं वो निशाने पर होंगे ईरान के। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अब तक जो बात ईरान ने कही थी कि भाई हम जो है किसी भी ऐसे शिप को नहीं जाने देंगे जिनके ताल्लुकात इसराइल या फिर यूएस वगैरह के साथ हैं। तो अभी जो है लेटेस्ट और हमारे यहाँ भारत की भी बहुत सारी मीडिया ने बोला है कि शायद गुजरात आ रहा था वो थाईलैंड का वो जो शिप था
ऑयल वगैरह लेके खलीफा पोर्ट से, यूएई से, तो उसको जो है टारगेट किया ईरान ने। तो कुछ क्रू मेंबर्स बचा लिए गए, लेकिन वो ऑयल टैंकर जो है एक तरह से बर्बाद हो गया है, तो अब वो जो है कहीं जाने के लायक नहीं है। तो ऐसा नहीं कि पहला ऑयल टैंकर है, इससे पहले भी बहुत सारे टैंकर ईरान में, तो ईरान किसी को आने जाने नहीं दे रहा है, और उसने बाकायदे माइंस वगैरह बिछा दिए समंदर में। दूसरे ये जो आपने बोला था इंट्रो में, वो बात बिल्कुल सही है कि खलीज फारस से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर तक अमेरिका का कोई बहरी बेड़ा मौजूद नहीं है, क्योंकि यूएस को मालूम है कि भाई वो जो है बिल्कुल टारगेट पे है। और सबसे बड़ी जो है मज़ा खेज बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भाई मैंने ईरान की नेवी बर्बाद कर दी, ईरान की आर्मी बर्बाद कर दी, ईरान की एयरफोर्स बर्बाद कर दी, अब जो है कुछ नहीं बचा है, सब कुछ जो है मतलब जो है हमने ईरान पर जितना सब कुछ करना था कर दिया, अब कोई ऐसा टारगेट नहीं बचा है कि हम ईरान पे मारें। तो फिर सवाल यह है कि जो ईरान से मिसाइल फायर हो रहे हैं सब, तो अब ईरान का नाम मंगल ग्रह रख दिया जाए क्या, कि भाई ये सारे के सारे मिसाइल जो है मंगल ग्रह से फायर हो रहे हैं। तो ये सब जो है, तो डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ये सब कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, ये सब जो है झूठे हैं, मक्कार हैं। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के यूज करने की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो इसको मुझे लगता है कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए इसको बिल्कुल, क्योंकि ये सब बहुत धीमी आ रही है और आपकी, फासिस्ट कुछ हैं ये। आवाज जो है धीमी आ रही है आपकी आवाज जो है, लग रहा है कोई कॉल आ गई है। जी 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 अच्छा, जस्ट अ मोमेंट जी। तो जी। ये है कि अगर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की कोई वार्निंग दी है कि वो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा, जो कि बहुत ही लो इंटेंसिटी का एक न्यूक्लियर वेपन होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये यूज करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, अमेरिका यूज कर सकता है, उसने जापान पर इस्तेमाल किया है, और ये एशिया और अफ्रीकी ममालिक को इंसान नहीं समझते, ये बहुत ही रेसिस्ट और फासिस्ट लोग हैं ये यूएस वाले, और ये सब जो है इसराइली वगैरह, तो इनसे कुछ भी बैद नहीं है। तो इसके लिए जो है ईरान के उसको जो है तैयार रहना चाहिए कि इस तरह के वेपन का ये आखिरी जो है, क्योंकि जिस तरह से एक नेशनलिज्म के बारे में बोला जाता है कि नेशनलिज्म इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स, तो वो जो है तो बिल्कुल कुछ भी बैद नहीं है। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर ये भूल जाएं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन तैयार नहीं करेगा। फिर ईरान जो है, मतलब इसराइल इतना छोटा है कि एक बम ही काफ़ी होगा। तो अगर बिल्कुल जो है इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इसराइल को सफेदी से मिटा देना है, तब ये शायद टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का अमेरिका यूज़ करे। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हैं लाओबाली, जिनसे कुछ भी बैद नहीं है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है इसमें। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि पॉसिबिलिटी जो है यही है कि गालिबन जो है अभी जो है तकरीबन अभी 8-10 रोज तक तो जंग रुकने वाली नहीं है, और जंग अब अमेरिका रोकने के उसमें नहीं है, अमेरिका के हाथ में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अगर बोल भी दे कि मैं अपनी तरफ से हमले रोक रहा हूं, तो भी जंग नहीं रुकेगी। जंग ईरान जब चाहेगा उसी वक्त रुकेगी। इस वक्त जो है गियर जो है ड्राइविंग उस पर जो है ईरान है। जी।